तो नमस्कार साथियों, आज जैसा कि लेक्चर शुरुआत है, आज थोड़ा नया सेटअप लग रहा होगा क्योंकि अभी टैब से पढ़ाता था और डिजिटल बोर्ड से। तो कुछ दिन का है, मेहमान है क्योंकि हम बाहर आए हुए हैं, मतलब अपने घर आए हुए हैं। तो वहाँ पे वैसे मैं दिल्ली रहने लगा हूँ, तो वहाँ पे नहीं है मेरे पास डिजिटल, यहाँ घर में है मेरे। ठीक है, तो देखते हैं। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 की। लेक्चर 4 तक हो गया है और उसमें हमने IS कर्व की बात की। किसकी की थी? IS कर्व। ओके, IS कर्व की बात की थी हमने। इसका डेरिवेशन देखा था ट्राइग्रामेटिकली और अलजेब्रिकली। ठीक है, I का मतलब, S का मतलब समझा था। इसमें हमने कंजप्शन का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, इसमें आपने गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का देखा था। इसको ऐसे भी लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिखा है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ही लिखा है। इसका भी फॉर्मूला देखा था, बताना तो है 1 माइनस MPC 1 माइनस टैक्स रेट बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखा था आपने। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट देखी थी। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का एक कंपोनेंट है, ये भी स्पेंडिंग की तरह। ठीक है, उसी की तरह। उसमें आपने देखा था गवर्नमेंट है, कंजप्शन है और क्या था, ट्रांसफर पेमेंट्स है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, इस तरह तो नहीं क्या, हाँ, इन्वेस्टमेंट और। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला देखा। ऐसा IS कर्व को आप डिटेल में समझ गए हो, आई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को अब हम, सॉरी, IS कर्व के बाद अब हम LM कर्व को बढ़ाते हैं और LM कर्व को सीखेंगे। LM कर्व क्या है, क्या है LM कर्व, क्या फैक्टर्स हैं LM कर्व के, कैसे इक्विलिब्रियम में लाएंगे, ये सब जानेंगे। उसके डेरिवेशन को देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में LM कर्व पूरा कंप्लीट करा दूं, ताकि आगे फिर इक्विलिब्रियम गुड्स और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ा सकूं अगले लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ताकि मैं सोच रहा हूँ अब 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म किया जाए। फिर इसका पार्ट 2 भी है, यूनिट 1 में, सॉरी, पार्ट 2। उसमें हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या और फिस्कल पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ पहले तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं LM कर्व की। LM कर्व से एकदम चाय वाय लेके बैठ जाओ, एकदम बढ़िया से पढ़ो LM कर्व। ठीक है, IS कर्व हो गया। ठीक है, IS कर्व में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो, आप मैसेज कर देना मुझे कहीं भी। यदि टेलीग्राम बनाऊंगा उस समय में, यदि आप लोगों ने फोर्स किया तो देखते हैं, तो उस पर भी क्या कहते हैं, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी समस्या हो तो आप अपना बता देना, उसका भी समाधान होगा। ठीक है, तो लेक्चर 5 में हम बात करते हैं। पहले थोड़ा नया बोर्ड है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब अभी इतना आता नहीं। लेकिन हाँ, कल मैंने 3 लेक्चर्स बनाए थे आपके, लेकिन क्या उसमें माइक भी ऑफ था सारे में, तो मैं वो अपलोड नहीं कर सका। वैसे भी यहाँ थोड़ा ये जो रूम है इसके जस्ट इधर रोड है, तो ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा सा होता रहता है ऊपर नीचे, तो इग्नोर करना और मेन चीज़ है उस पर ध्यान देना। तो बात करते हैं LM कर्व। LM कर्व है क्या? ठीक है, बंद गई, मुझे लगा अभी प्ले ही नहीं किया मैंने वीडियो को। ठीक है, LM कर्व, तो LM कर्व क्या है? देखो, मैंने बताया था जैसे IS कर्व था। IS कर्व में मैंने क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इक्वल करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस देखते हैं IS कर्व के अंदर किस किस का, रेट ऑफ इंटरेस्ट I और आउटपुट का। ठीक है, उसमें हमने क्या जाना था, कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, या फिर बोल रहे उसको डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। ऐसा बना था हमारा IS कर्व का। अब हम बात करेंगे LM कर्व की। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर है नहीं। देखो, IS कर्व को मैंने डिटेल में आपको समझाया, एक एक फॉर्मूला, हर एक चीज़ को डिराइव करना, हर एक डिटेल में समझाया है। अब LM कर्व मक्खन लगेगा, तुम्हें टेंशन ना। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देखते हैं LM है क्या। LM कर्व है क्या? देखो, LM कर्व मैंने बताया था, जैसे IS कर्व बताया, सेम ही है। LM कर्व को वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ। L का मतलब क्या था, लिक्विडिटी, या इसी को बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। ठीक है, सॉरी, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, या इसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, नाम दे रखा है MS धोनी। MS धोनी नहीं, ये MS। ठीक है, मनी सप्लाई। अब एक बात करते हैं M से क्या मतलब है। तो M का मैंने बताया था मनी डिमांड, मनी डिमांड, या फिर डिमांड फॉर मनी, या फिर इसी को हम लिखते हैं MD। ठीक है, ये बात समझ में। अब हम LM कर्व में क्या जानेंगे, तो
तो LM कर्व में हम काफी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे, जैसे IS कर्व में देखे थे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशंस किसके साथ, आउटपुट के साथ, या GDP या फिर बोल दो इनकम, ठीक है। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखेंगे और जिस जगह ये इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह मनी सप्लाई क्या होना चाहिए, इक्वल टू मनी डिमांड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी इक्विलिब्रियम को हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। बताया था ना मार्केट था, मार्केट दो थे, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट। गुड्स मार्केट हमने उसमें गुड्स मार्केट में क्या पढ़ा, IS पढ़ा, और मनी मार्केट में हम क्या पढ़ेंगे, LM कर्व, ठीक है। तो उसी LM की हम बात कर रहे हैं कि LM कर्व क्या है। तो मैंने बताया भी LM एक होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, या बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, और दूसरा M मतलब मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी, या फिर M नीचे D, ठीक है। ये बात समझ में। अब LM कर्व की डेफिनेशन की बात करें तो LM कर्व की डेफिनेशन यही बताती है कि शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट, ठीक है। इनके कई सारे कॉम्बिनेशंस को शो करती है। अब जो कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे उन पर हम सीधा स्लोप मारें, और वो जो स्लोप आएगा वो कौन सा कर्व होगा, या फिर वो स्लोप LM का स्लोप, ठीक है, या LM का कर्व होगा वो, ठीक है। उस जगह क्या होगा, जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे MS और MD, जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे और जाके ऐसा स्लोप बन जाएगा जिसको हम LM कर्व कहेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं IS कर्व कैसा था, ध्यान है ना, डाउनवर्ड स्लोप था, डाउनवर्ड स्लोप था ऐसा, ये ध्यान है ना। अब आते हैं LM कर्व पे, चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इसमें हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, LM से रिलेटेड कुछ बेसिक बात है। LM अफेक्ट होगी दो वजह से, एक L से एक M से। तो एक मनी डिमांड, ठीक है, क्या मनी डिमांड, ठीक है, मनी डिमांड, और दूसरा मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी डिमांड और मनी सप्लाई। अब देखो पहले हम जानेंगे मनी डिमांड क्या है, फिर डिमांड फॉर मनी क्या चीज होती है, और दूसरा हम जानेंगे सप्लाई ऑफ मनी या फिर मनी सप्लाई ये क्या चीज होती है, कैसे अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, जो भी है वो देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले मनी डिमांड की, किसकी, मनी डिमांड की। तो मनी डिमांड देखो क्या होता है, ऐसे चलो यहाँ लिख करो, मनी डिमांड MD, ठीक है। MD क्या होता है, देखो MD बेटा होता क्या है, MD वो पैसा, वो मनी, कौन सी, वो मनी जो डायरेक्टली पब्लिक यूज कर रही है या पब्लिक के हाथ में है। हम आम आदमी है, हम लोग हैं, तो यदि हमारे हाथ में जो मनी है, जितनी ज्यादा मनी है मतलब उतना ज्यादा मनी डिमांड है, ठीक है। आई बात समझ, मतलब कि MD मनी, वो कैश भी कह सकते हैं, अकाउंट में पड़ी है वो नहीं, जो हमारे हाथ में जो पैसा, जो नोट, ठीक है, वो कैश या वो मनी जो डायरेक्टली कौन हेल्ड कर रहा है, कौन रख रहा है, डायरेक्टली हेल्ड बाई पब्लिक, जो डायरेक्टली वो कैश, वो मनी जो डायरेक्टली हेल्ड कर रहा है पब्लिक के हाथ में, तो जितना ज्यादा मनी है उतनी ज्यादा मतलब मनी डिमांड है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि मनी डिमांड क्या होती है, इतनी सी बात समझ में आई। तो आगे चलते हैं, एक चीज देखते हैं मनी डिमांड का कर्व, कि मनी डिमांड का कर्व कैसा हुआ, फिर मनी सप्लाई का कर्व देखेंगे, फिर मनी डिमांड, देखो पहले मनी डिमांड का कर्व देखेंगे, फिर मनी सप्लाई का कर्व देखेंगे, उसके बाद इन दोनों को इक्विलिब्रियम करेंगे, फिर इससे जाके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, LM कर्व को बनाएंगे, ठीक है। तो मनी डिमांड की बात कर रहे हैं, तो मनी डिमांड क्या है, डिमांड फॉर मनी लिखते हैं, डिमांड फॉर मनी। अब देखो डिमांड फॉर मनी मैंने बता दिया, कैश डायरेक्टली हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ज़्यादा अजीब सा होगा क्योंकि इस पर भी थोड़ा इतना एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। इंप्रूव करूँगा धीरे धीरे। कैश डायरेक्टली हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे मनी डिमांड को। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे करेगा अभी बताऊंगा, पहले देख लो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा हमारा इनकम, इसको हम बाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो मनी है या डिमांड फॉर मनी है, इसको अफेक्ट करते हैं दो चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा इनकम। अब हम समझते हैं पहले इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से समझाएंगे इस चीज को। यदि नॉइज आ रहा हो थोड़ा बहुत इधर उधर का, तो उसको प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि अभी माइक ऐसा ही है, मे भी इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। देखते हैं, धीरे धीरे सुधार करूँगा, एकदम तो होगी नहीं, ठीक है। अभी देखो, अब देखो, ये मैंने माना O, ये मैं कर्व बनाने जा रहा हूँ मनी डिमांड का, ठीक है। जानकारी नहीं थी, बता दिया मैंने पहले, ठीक है, जितना हंसने वाली उस पर कोई बात नहीं। तो अब देखो, पहले बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या फर्क पड़ेगा मनी डिमांड पे। तो नीचे हम लिखते हैं MD, मनी डिमांड या क्वांटिटी ऑफ मनी जो पब्लिक के पास है, ठीक है, और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम I से डिनोट करेंगे इधर। IS कर्व में भी I से किया था, और नीचे मनी डिमांड जिसको हमने MD लिख दिया, पूरा लिख दूं मनी डिमांड, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, ओके। अब देखो, मान लो क्या है, हाँ ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है I, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से मिल जाएगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है I, ठीक है, कितना है I। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट I है, तो मैंने कहा कि मनी की डिमांड कितनी है, MD1, ठीक है, MD1, ठीक है, मनी की डिमांड कितनी है, शट डाउन हो गया होता, पता नहीं कैसे कौन से। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर, मनी डिमांड इधर, या क्वांटिटी ऑफ मनी इधर, ठीक है। अब मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट I है, तो मनी डिमांड कितनी है, MD, ठीक है। मैंने कहा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट I है उस समय MD है, मतलब मनी डिमांड कितनी है। अब मैंने कहा मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के I हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मनी डिमांड कितनी होगी। तो देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो जो मनी की डिमांड है वो कम हो जाती है। कैसे, मैंने क्या तो दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मनी की डिमांड है वो कम होगी, कैसे। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई बैंक है, मैं बैंक लिख दे रहा हूँ HDFC बैंक है, ठीक है, HDFC एक बैंक है, ठीक है। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%, ठीक है, कितना था 5%। उस समय मनी की डिमांड कुछ होगी, मान लो MD1, अब बढ़ के मैंने क्या किया 10% कर दिया मनी की डिमांड को, क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया, 5 से 10% कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब एक बात बताओ, जब बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप पैसा अपना रखोगे ना, ये मनी मार्केट है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा मार्केट में तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होगा बेटा तो क्या करोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होगा तो आप बैंक में अपना पैसा रखोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। तो आप अपनी जो मनी है उसको क्या करोगे, अपने पास कम रखोगे, कैश में कम रखोगे, और उस मनी को कहाँ डाल दोगे, बैंक में, ठीक है, क्या करोगे बैंक में डाल दोगे। तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मनी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी,
क्योंकि भाई इंटरेस्ट बढ़ा दिया है बैंक में, अब आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपने जो भी पैसे हैं उनको बैंक में रखना ज़्यादा सुटेबल समझोगे, कंफर्टेबल समझोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मनी की डिमांड को वहाँ पे रख दोगे। आई बात समझ में? चलो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मनी की डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में? मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया और घट के रह गया 1%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, बैंक ने कम कर दिया 1%। अब जो आपका पैसा रखा हुआ है बैंक में, जो आपका पैसा रखा हुआ है, आप क्या सोचोगे, उस पैसे को निकाल लो, क्योंकि अब कोई फायदा ही नहीं, इतना फायदा होगा नहीं। आप करोड़ों रुपए या लाखों रुपए रखे हो बैंक में, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, तो फायदा कोई हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, मनी को निकाल लोगे, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करके अपने पास रखने लगोगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, आप कैश ज्यादा अपने पास रखने लगोगे, ठीक है। तो आप बैंक की जगह क्या करोगे, अपने पास रखने लगोगे। तो आप कह सकते हो कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है या नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का और मनी डिमांड का। रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, कुछ नहीं, बस आ रही है, खिड़की के अंदर बच्चे आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, ठीक है। मैं किस बारे में बात कर रहा था, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड। तो मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का नेगेटिव आपस में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। चलो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का मैंने रिलेशन बता दिया, नेगेटिव होता है आपस में। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी की डिमांड कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने किया कि I1 हुआ, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के I से I1 हो गया, तो अब क्या होगा, मनी की डिमांड कम हो जाएगी। क्या होगा, मनी की डिमांड MD1 लिख दे रहा हूँ, MD1, ठीक है, कम हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने कम कर दिया, मान लो I से I1 हुआ, बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके I कर दिया, I0, मैंने बोला I0। अब मैंने बताया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, MD0, तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब हम बात करें तो कर्व कैसा बनेगा, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड को एक तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, दूसरा यहाँ और थर्ड, तीसरा यहाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि जो मनी डिमांड का कर्व होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया मनी डिमांड का कर्व, MD कर्व, ठीक है। ये भी जैसे IS कर्व का था वैसे ही था, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरफ और एक तरफ मनी डिमांड है, ठीक है। तो ये आपका MD कर्व आ गया। ये कैसा है, ये भी नेगेटिव है, डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप। तो आई थिंक आपको ये कर्व या ये ग्राफ, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे बताया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड फॉर मनी पर। इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ो बच्चों, क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, अभी हमने डिमांड फॉर मनी में किसकी बात की थी, डिमांड फॉर मनी में अभी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इनकम की, कि इनकम से क्या इफेक्ट पड़ता है मनी डिमांड पर। तो देखो इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है मनी डिमांड पर। तो आपको सोचो, आपके पास 100 रुपए हैं, आपकी इनकम 100 रुपए के महीने की, आप बैंक में डालोगे, बैंक में सोचोगे कि बैंक में रख दे रहा हूँ, अपने पास नहीं रख रहा, आपकी इनकम सिर्फ 100 रुपए है। बताओ यदि आपकी इनकम कम है, यदि आपकी इनकम कम है तो मनी की डिमांड भी कम होगी। तो कहां पर थे, हाँ, तो मैंने क्या बताया, यदि इनकम कम
कोई बात नहीं, फिर से देखो शायद मैंने उल्टा बोल दिया, नहीं एग्जाम्पल गलत दे दिया मैंने। देखो मैं क्या कह रहा था, इनकम है, एक मनी डिमांड है, एक इनकम और एक मनी डिमांड। अब यदि आपकी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है तो आपकी मनी डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम यदि आपकी कम है, आपकी सैलरी क्या है कम है, तो आपकी मनी की डिमांड भी कम होगी। कैसे, वो एग्जांपल उल्टा बोल दिया। एग्जांपल देखो क्या है, इनकम यदि आपकी बढ़ जाएगी तो पहली बात तो आप टैक्स से बचने की वजह से क्या करोगे, अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे, बैंक में पैसे नहीं रखोगे, ये तो एक बात है। लेकिन रियल में यदि बात करें, यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कई वजह से मनी की डिमांड बढ़ जाती है। कैसे, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, प्रीकॉशनरी मोटिव होता है, एक ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। कई वजह से आप क्या करते हो, पैसे को सेव करने लगते हो, अपने पास रखने लगते हो, ना कि बैंक में। किस वजह से, जब आपकी इनकम अधिक है तो आप क्या करोगे, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखना शुरू कर दोगे, ठीक है। आप एक कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, जब आपको पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे, खर्च भी ज्यादा करोगे, और खर्च ज्यादा करोगे तो अपने पास रखोगे। तो इनकम के बढ़ने पर मनी की डिमांड ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब इनकम कम होती है, क्या होता है, जब इनकम कम होती है तो मनी की डिमांड भी कम होती है। क्यों, आपकी इनकम है 1000 रुपए, ठीक है, तो अब आपको पता है कि यदि बैंक में रखूंगा कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर, और थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे। देखो सीधी सी बात है, आपकी पॉकेट में भी पैसे रहते हैं। आपको सोचो, आप जैसे दिल्ली में रह रहे हो बाहर, ठीक है, आपका घर नहीं है वहाँ पे, तो घर से रुपए एक डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, सीधा महीने पे मिले डायरेक्ट, तो आप शुरू में 2 दिन खत्म कर दोगे, बाकी 1000 रुपए बचा के पूरी साल चला लो, मतलब पूरा महीना चला लोगे, है ना। तो यदि आपके पास ज्यादा पैसा है, मतलब कैश है आपके पास, तो आपके पास खर्च भी जल्दी होगा, ठीक है ना। और जब आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं खर्च करोगे। तो इसी वजह से, इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि इनकम आपकी ज्यादा है, आपके पास क्या बोलते हैं इनकम ज्यादा है, तो आप मनी की डिमांड भी अधिक करोगे, अपने पास क्या करोगे, रखोगे पैसे को, खर्च करोगे, क्योंकि काफी शौक बढ़ जाते हैं, लोगों के शौक बढ़ जाते हैं, ठीक है, शौक बढ़ जाते हैं, कंजप्शन मोटिव से भी लेते हैं, प्रीकॉशनरी मोटिव से कि आगे क्या होगा तो उसके लिए सेव करना रखने लगते हैं अपने पास कैश में, ठीक है। अब इनकम यदि आपकी कम है तो आप सोचोगे कुछ प्रॉफिट ही हो इस इनकम से, इनकम को खर्च न कर सकें, इसलिए आप अपने से दूर रखोगे, बैंक में जाके रख दोगे, तो मनी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको और डिटेल में इतना नहीं समझना है, बस समझना था, इतनी सी बात समझ लो। यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो मनी की डिमांड भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप कैश ज्यादा रखने लगोगे, पहले टपरी पे जाके 5 रुपए की चाय पियोगे, इनकम बढ़ जाएगी तो वहीं आप जाके कैफे में पियोगे, ठीक है। तो ये अंतर हो जाएगा, तो कंजप्शन भी आपका बढ़ जाएगा, और कंजप्शन जब बढ़ेगा तो आपको मनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, तभी तो कंज्यूम कर पाओगे चीजों को। तो यदि बैंक में पैसे न रखने की जगह आप क्या करने लगोगे, मनी की डिमांड ज्यादा करने लगोगे, वो कैश है जो हेल्ड करने लगोगे, अपने पास में रखने लगोगे जब इनकम बढ़ेगी। जब इनकम कम होगी तो आपको वैसे ही इनकम कम है, रखोगे पास में तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, अकाउंट में डाल दोगे, बैंक में डाल दोगे, ताकि कुछ ना कुछ महीने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ऐसे इतना होता नहीं, 2.5 से 3% ही ज्यादा बैंक देते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, सोचोगे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, क्योंकि पैसे पहले से ही कम है। और फिर 2.5-3% से जिसकी इनकम करोड़ों में है तो उसकी क्या ही दिक्कत है, 20-30 रुपए महीने बढ़ भी जाएंगे तो उसके लिए क्या है। तो इसलिए वो मनी को अपने पास रखने लगेगा। और फिर यदि उस वे में देखें तो लोग टैक्स बचाने के लिए भी अकाउंट का पूरा, आपको तो पता है बैंक में जितना पैसा है वो गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास पूरी नॉलेज होती है उसका पैसा कितना, क्या ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों से भी बचने के लिए ये लोग पैसे अपने कैश में रखने प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अब 2 बातें आपको समझ में आ गई, मैंने आपको 2 बातें बताई, क्या, डिमांड फॉर मनी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अफेक्ट करता है, इनकम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, और इनकम के साथ मनी का डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। यदि मनी डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो मनी की डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो मनी की डिमांड भी कम होगी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बढ़ेगा तो मनी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, लोग अपने पैसे को बैंक में डालने लगेंगे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब फायदा ही नहीं है बैंक में डालने का, तो लोग पैसे निकालने लगेंगे, ठीक है, और मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये चीज हमने बताई आपको डिमांड फॉर मनी में। और फिर आपको मैंने ग्राफ बता दिया मनी डिमांड का क्या था, नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप था, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन था, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और मनी की डिमांड है क्वांटिटी मनी की जो आपके कैश के रूप में आपके हाथों में वो, ठीक है। तो अब डिमांड फॉर मनी हो गया कंप्लीट। अगले पेज पे चलते हैं, और अब हमें मनी सप्लाई की बात करेंगे।
मनी की सप्लाई है, सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई। तो वैसे कोई सेटअप है नहीं, बस बोर्ड है, बाकी तो फोन है और ये छोटा मोटा माइक है ऐसा, ठीक है, और कोई लाइटनिंग वाइटनिंग नहीं। तो आप देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन पे पीछे आपको क्लास पूरा दिख रहा होगा, क्लासरूम, ठीक है, दिख रहा है ना, ट्राइपॉड दिख रहा होगा, तुम्हें फोन का कैमरा भी दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, मनी सप्लाई की बात करते हैं। मनी सप्लाई, तो देखो सीधी सी बात है, जो मनी सप्लाई है, मनी की सप्लाई, सप्लाई से समझ रहे हो, सप्लाई करना किसी चीज की, तो मनी की सप्लाई, ये सप्लाई जो है मार्केट में जो मनी छपेगी, सीधी सी बात है, जो मनी प्रिंट होती है ना, आरबीआई जैसे प्रिंट करता है, आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर कौन है, निर्मला सीतारमण। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही देखो हमारी सेंट्रल बैंक होती है, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है जिसका नाम अलग अलग होता है। सेंट्रल बैंक जैसे हमारी इंडिया की तो क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए की क्या है, तो यूएसए की आपने सुना हो फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है जिसके पास अब आपका लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो हमारी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो प्रिंट करेगी मनी को प्रिंट करेगी और वो देखेगी कि पैसा मार्केट में कितना है, बैलेंस है कि नहीं है। तो इस पे हमने अपने ISLM मॉडल में मनी की सप्लाई को कांस्टेंट माना है, मनी की सप्लाई को कांस्टेंट माना है, ठीक है, क्या किया, कांस्टेंट माना। देखो एक होती है रियल मनी, एक होती है नॉमिनल मनी। मैं बता दूं यहाँ पे, एक होती है रियल मनी, और मनी भी तो होती है, एक होती है रियल मनी और एक होती है नॉमिनल मनी, नॉमिनल मनी, और नीचे प्राइस लेवल। पहले इसको समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो रियल मनी क्या होता है, जो डिमांड भी हमने बताई थी, डिमांड फॉर, तो वो रियल मनी की बात करता है वहां पे, रियल मनी की, रियल मनी या रियल बैलेंस क्या है। देखो रियल मनी और एक होता है नॉमिनल मनी। नॉमिनल मनी आपकी फेस वैल्यू बताता है, सिर्फ फेस वैल्यू, ये 2000 का नोट है, ठीक है, ये 2000 का नोट है, क्वांटिटी बताती है एक तरह से। मान लो 2015 में कोई चीज है, मान लो 100 प्रोडक्ट्स हैं, कोई ऐसे हम 100 आइटम खरीद रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं 10 करोड़ में, ठीक है, कितने में, 10 करोड़ में। अब 2015 से आते आते 2023 में वो 100 प्रोडक्ट मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। अब ये 100 प्रोडक्ट खरीदने के लिए मुझे लग रहा है 20 करोड़ रुपए, कितने, 20 करोड़, ठीक है। तो ये 10 करोड़ है जो हम 2015 में 2015 में 10 करोड़ में ये 100 प्रोडक्ट्स या आइटम्स परचेज कर रहे थे, ये हम 2023 में नहीं कर पा रहे हैं उतने, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ गई मतलब प्राइस की लेवल बढ़ गई। तो ये होता है प्राइस लेवल। मान लो मैंने 2015 में रियल मनी की बात करूं, रियल मनी नॉमिनल मनी मैंने क्या है 10 करोड़, ठीक है, और प्राइस लेवल क्या है 2015 में मैंने माना 2015 में प्राइस लेवल है 1, तो रियल मनी भी क्या होगी 10 करोड़। अब हुआ क्या, जैसे जैसे समय गुजरता है और 2023 में आते हैं, 2023 तक क्या हुआ, रियल मनी जो है वो क्या हो जाएगी, रियल मनी देखो 10 करोड़ तो है नॉमिनल मनी, फेस वैल्यू कि हाँ ये नोट है 2000 के और इतने 10 करोड़ है, ठीक है। अब प्राइस लेवल बढ़ के हो गई 2, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो प्राइस का लेवल 1 से क्या हो गया 2, अब कितना हो गया 5 करोड़। तो जो चीज पहले हम 10 करोड़ में खरीद रहे थे अब हम वो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। मान लो यदि 100 की जगह 50 करेंगे, अब 10 करोड़ में हम सिर्फ 50 प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, कितने 50 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट हम सिर्फ परचेज कर पाएंगे, ये जो 10 करोड़ है उसमें, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्राइस लेवल बढ़ गई है, ठीक है। तो अब आपको ये जो इतने आइटम्स हैं, इतने आइटम्स खरीदने के लिए प्राइस लेवल 2 बढ़ी है, तो 10 की जगह कितने रुपए चाहिए आपको 20 करोड़, ठीक है, कितने चाहिए 20 करोड़। तो ये जो 5 करोड़ बताया है ये रियल मनी है, ठीक है, और नॉमिनल मनी 10 करोड़ है। तो ये अंतर होता है रियल मनी में और
नॉमिनल मनी में। रियल मनी आपकी क्वालिटी को बताती है, हाँ इतने पैसे से आप कितना सामान परचेज कर सकते हो, और नॉमिनल मनी सिर्फ आपकी फेस वैल्यू बताती है, क्वांटिटी बताती है कि इतने पैसे हैं। ठीक है, किसी टाइम 1 लाख रुपए कितने हुआ करते थे और आज 1 लाख की वैल्यू क्या है, तो ये किस वजह से हुआ, प्राइस लेवल के बढ़ने से। ऐसी बात नहीं प्राइस लेवल क्यों बढ़ी, हर साल थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उस पर इतना मत जाना। तो अभी इतनी सी बात समझ में, रियल मनी क्या होता है, नॉमिनल मनी और प्राइस लेवल। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है, रियल मनी इक्वल टू नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल। ठीक है, मैं कुछ और बताने वाला था, चलो दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं, आगे आएगा तो बताऊंगा। इतनी सी बात समझ में, रियल मनी इक्वल टू नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस लेवल। नेक्स्ट प्लीज। अब देखो हाँ, अब ये जो मनी की सप्लाई है, मनी की सप्लाई, ठीक है, वो रियल मनी में ही हम देखते हैं। रियल मनी में पहली बात रियल मनी कितनी है मार्केट, पहले तो समझ लो मनी सप्लाई क्या है। तो सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई वो मनी जिसको प्रिंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा, ताकि जो देश में मान लो 1000 करोड़ मतलब 1000 करोड़ रुपए हैं टोटल। ठीक है, तो इतना बैलेंस बना रहे, 1000 करोड़ ही बने रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ये आरबीआई का काम है। अब मान लो जब प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और 500 करोड़ रह जाएगा, 500 करोड़, ठीक है, इसकी जो रियल मनी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 500 करोड़, तो फिर वो 500 करोड़ को प्रिंट कर देगा, लेकिन वो रखेगा क्या, इक्वल। ठीक है, मतलब कि मनी सप्लाई इक्वल बनी रहे, बैलेंस बनी रहे, ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी भी इसीलिए चलाई जाती है। ठीक है, जिसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल समझते हैं रियल मनी वही हम यहाँ मनी सप्लाई से रिलेट करते हैं, नॉमिनल मनी की बात नहीं करते। तो मनी सप्लाई इक्वल टू नॉमिनल मनी एम अपॉन पी, ये कांस्टेंट है। देखो बेटा क्या है, एलएम कर में हमने ऐसा माना है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे बस का नहीं है मनी की सप्लाई को चेंज करना। तो ये गवर्नमेंट का काम है, इसलिए अधिकतर हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये इतने ही रहेंगे, फिक्स है। तो इतनी जल्दी हाल बदलेगा नहीं कि कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर। ठीक है, जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी, तो इसको हम अधिकतर एलएम कर में क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा होगा, तो बनाते हैं डायग्राम। बहुत ही सिंपल है, डिमांड और मनी सप्लाई है। ठीक है, ठीक है, देखो ये बन गया तुम्हारा बहुत ही सिंपल सा क्या कर्व मनी सप्लाई का। अभी डिमांड, देखो अभी मैंने पहले जाना था डिमांड फॉर मनी का, वो ऐसा था। अब हम जानेंगे सप्लाई फॉर मनी का, सप्लाई ऑफ मनी का। ठीक है, मनी सप्लाई का, तो ये मनी सप्लाई का एम एस नॉन। ठीक है, ये हम फॉर्मूला की तरह लिखते हैं इसको, एम बार अपॉन पी बार। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे I1 हो, मतलब I हो, चाहे घट के I0 हो जाए, चाहे बढ़ के I1 हो जाए, मनी की सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको कौन बताता है, मनी सप्लाई खुद बताती है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ये आपने कर्व बना लिया किसका, मनी सप्लाई का, किसका, मनी सप्लाई का। तो ये बस इतना सा ही था, ये आपका हो गया मनी सप्लाई का कर्व, किसका, मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई का। अब हम बात करेंगे इसके मार्केट के इक्विलिब्रियम की। हम यहाँ मनी सप्लाई और मनी डिमांड इन दोनों के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में बात करेंगे मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड। भाई देखो सिंपल सी बात है, एलएम कर भी ये कहता है मनी सप्लाई मनी डिमांड जहाँ इक्वल होगा। ठीक है, एलएम कर उसी को डिनोट करेगा। तो देखो कहना क्या चाह रहा है वो, मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड होगा। सिंपल सी बात है, तभी तो बैलेंस होगा। कोई चीज है मार्केट में, जितनी ज़्यादा सप्लाई हो उतनी ही डिमांड हो, कितना बढ़िया है, कोई घाटा नहीं किसी का, ना डिमांड को दिक्कत अफेक्ट पड़ेगा ना सप्लाई करने वाले को।
जैसे कोई निमंत्रण होता है कहीं पे तो खाना बनता है ना, तो खाना भी उतना होना चाहिए, उतने इंसान होने चाहिए, मतलब खाना इन द सेंस कि जितना भोजन आपका बना है उतना खत्म हो जाए, ना तो बचे बर्बाद हो और ना ही खत्म हो, ठीक है, कि पहले ही खत्म हो गया और हमारे जो भी गेस्ट है वो रह गए ऐसे। तो जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी ही डिमांड होनी चाहिए, उसको कहते हैं मनी सप्लाई का इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को जानने से पहले या एलएम कर्व को जानने से पहले हम इनके कर्व को देखेंगे कि इनका कर्व कैसे बनता है, इसका इक्विलिब्रियम को देखेंगे। बहुत ही आसान तो मैं बताने वाला हूँ, है भी आसान ही, ऐसा कुछ है नहीं उसमें रॉकेट साइंस। तो देखो अब मैं कर्व बनाने वाला हूँ, तो सिंपल सी बात है, पहले हम मनी सप्लाई को बनाते हैं इसको, किसको, मनी सप्लाई। ठीक है, पता चल रहा है क्या, ये क्या है आपका मनी सप्लाई का, सॉरी मैंने ठीक मनी सप्लाई। अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई वाली, अब मनी डिमांड का होना है, तो आप क्या है नेगेटिव होता है, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये किसका हो गया आपका मनी डिमांड का, तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड। अब इक्विलिब्रियम की बात करें इस मार्केट में, इक्विलिब्रियम के लिए पहले मनी सप्लाई और मनी डिमांड के इक्विलिब्रियम को देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इतने समय से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जिस जगह मनी सप्लाई और मनी डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका क्या होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस समय देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मान लो आई, ठीक है। तो ये बस आपका इक्विलिब्रियम है मनी सप्लाई और मनी डिमांड का, ठीक है। ये क्या है आपका मनी डिमांड और ये क्या आपका मनी सप्लाई, मैं लिख देता हूँ एम बार अपॉन पी बार। यहाँ पे ज्यादातर बार लगा दो तो इसका मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर पता ही होगा, ठीक है। ये और ठीक है, इतनी सी बात समझ में, ये आपका इक्विलिब्रियम है मनी सप्लाई और मनी डिमांड के इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे एलन कर्व के डेरिवेशन की, अब हम बात करेंगे एलन कर्व के डेरिवेशन की, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसका डेरिवेशन, तो उसको समझते हैं, ठीक है। डेरिवेशन